नमस्कार और इस नए डीप डाइव में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हाँ, बिल्कुल आता है। हर कोई सोचता है इस बारे में। वही ना कि किसी को कैसा जीवन साथी मिलेगा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता है या फिर उसका स्वभाव कैसा होगा, चाहे वो ध्यान रखने वाला हो, डोमिनेटिंग हो या बहुत इमोशनल हो। क्या ये सब पहले से ही कुंडली में लिखा होता है? देखिए, आज हमारे पास जो ज्योतिष विज्ञान के स्रोत हैं और उनके आधार पर अगर हम इस डीप ड्राइव को आगे बढ़ाएं तो पता चलता है कि ये बिल्कुल भी रैंडम या इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे पूरा एक साइंस है। जी हाँ, आज की इस चर्चा का मिशन ही यही है कि हम उन गहरे ज्योतिष रहस्यों को डिकोड करें। स्रोत हमें बताते हैं कि शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होगी या उसमें चुनौतियां आएंगी, और सबसे बड़ी बात, पार्टनर का माइंडसेट आखिर कैसा होगा। क्या बात है। मैं सच बताऊं तो ये जानकारी किसी भी इंसान के लिए बहुत ही काम की हो सकती है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता। एकदम सही, ये सिर्फ भविष्य की चमत्कारी भविष्यवाणी नहीं है। ये असल में इंसानी स्वभाव और रिश्तों को समझने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। स्रोत के हिसाब से किसी की भी कुंडली में पार्टनर को समझने के लिए कहाँ देखना चाहिए? पार्टनर के स्वभाव को समझने से पहले उस जगह या बेस को समझना जरूरी है। स्रोत हमें 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी पिलर्स के बारे में बताता है। पहला और सबसे अहम है 7th हाउस, जिसे ज्योतिष में विवाह का घर भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये शादी और जीवन साथी का मुख्य बिंदु है। इसी घर से पार्टनर का मूल स्वभाव, रिश्ते के डायनामिक्स और विवाह का आखिरी नतीजा तय होता है। तो पहला स्तंभ हो गया 7th हाउस। और दूसरा है 7th लॉर्ड यानी सप्तमेश। ये उस 7वें घर का मालिक ग्रह होता है। ये बताता है कि जीवन साथी का असली स्वभाव अंदर से कैसा होगा। और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है शुक्र यानी वीनस। शुक्र तो वैसे भी प्यार और रोमांस का ग्रह माना जाता है ना? हाँ, शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह है। सोच खास तौर पर यह हाईलाइट करता है कि पुरुषों के लिए शुक्र उनकी पत्नी का इंडिकेटर होता है। किसी भी रिश्ते की क्वालिटी को तय करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही एक ग्रह है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल आ रहा है। मान लीजिए कि ये जो 7th हाउस है, ये किसी थिएटर का स्टेज है। स्टेज जहाँ नाटक होगा, सही है। हाँ, और जो 7th लॉर्ड है वो उस नाटक का डायरेक्टर है। वो तय करेगा कि कहानी कहाँ जाएगी। और जो शुक्र है, शुक्र क्या है इसमें? शुक्र उस स्टेज की रोमांटिक लाइटिंग है। उस लाइटिंग के बिना उस स्टेज पर वो प्रेम और आकर्षण वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। ये तीनों मिलके ही पूरी कहानी बनाते हैं। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ये तीनों मिलकर ही तय करते हैं कि स्टेज पर जो नाटक चलेगा वो एक कॉमेडी होगी या कोई ट्रेजेडी। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल आता है कि वो स्टेज कितना मजबूत है। एकदम सही। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि फाउंडेशन मजबूत है या कमजोर। ये सीधे तौर पर पार्टनर के माइंडसेट को प्रभावित करता है। तो एक मजबूत या कमजोर फाउंडेशन का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली? देखिए, अगर 7th हाउस मजबूत है तो पार्टनर बहुत लॉयल होता है। ऐसी शादी में एक स्टेबिलिटी होती है और आपसी समझ बहुत अच्छी होती है। एक डीप इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। और अगर वही घर कमजोर निकल जाए तो? अगर वो कमजोर है तो रिश्ते में लगातार गलतफहमियां पैदा होती हैं, शादी में देरी हो सकती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक इमोशनल डिस्कनेक्ट सा रहता है। रुकिए, यहाँ मैं एक थोड़ा लॉजिकल सवाल उठाना चाहती हूँ। अगर स्रोत के मुताबिक किसी का 7th हाउस कमजोर है तो क्या सब कुछ वहीं खत्म हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही ना, मतलब क्या ये किसी वेदर फोरकास्ट की तरह नहीं है? जैसे अगर पता हो कि तूफान आने वाला है तो लोग छता लेकर निकल सकते हैं, पहले से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। ये समझ। ज्योतिष का काम दरिया किनारे खड़े करके डराना नहीं है। अगर नींव कमजोर है तो इसका सीधा अर्थ है कि रिश्ते को चलाने के लिए दोनों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गई। अपनी ईगो को छोड़कर बातचीत पर ध्यान देना होगा। अब फाउंडेशन के बाद स्रोत में प्लैनेट्स के एलिमेंट्स यानी तत्व का भी जिक्र है। इसका पार्टनर की सोच पर बहुत असर पड़ता है। अच्छा, ये एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? मैं इसको थोड़ा और समझना चाहूंगी। देखिए, पार्टनर का माइंडसेट कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि ग्रह किस एलिमेंट की राशि में है। जैसे अगर फायर साइन यानी अग्नि तत्व है तो पार्टनर काफी एनर्जेटिक और थोड़ा अग्रेसिव होगा, क्योंकि आग का काम ही आगे बढ़ना और लीड करना है। तो अर्थ साइन यानी पृथ्वी तत्व कैसा होगा? प्रैक्टिकल। बिल्कुल।
अर्थ साइन वाले बहुत प्रैक्टिकल और स्टेबल होते हैं, हवाई के लिए नहीं बनाते। और अगर वाटर साइन हो तो वहाँ इमोशंस का समुंदर होता है, वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। और आखिरी जो एयर साइन है, वायु तत्व। वायु का नेचर है फैलना, तो ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल और सोशल होते हैं, उन्हें लोगों से मिलना, बातें करना पसंद होता है। चलिए, फाउंडेशन और एलिमेंट्स तो क्लियर हो गए, पर अब इस पूरी चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है कि इस 7वें भाव की महफिल में आखिर कौन सा ग्रह आकर बैठा है। हाँ, ये सबसे जरूरी कड़ी है, क्योंकि स्रोत कहता है कि जो ग्रह वहाँ होता है वो सीधे तौर पर पार्टनर की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सूर्य यानी सन का क्या असर होता है? देखिए, सूर्य राजा हैं। जब ये विवाह के घर में होता है तो पार्टनर डोमिनेंट और लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। इनमें थोड़े ईगो इश्यूज हो सकते हैं। मतलब उन्हें हमेशा कंट्रोल चाहिए होता है। हाँ, असल में इन्हें रिस्पेक्ट और सम्मान चाहिए। उन्हें अपनी बात मनवाना पसंद होता है। अगर उन्हें रिस्पेक्ट मिलती रहे तो रिश्ता ठीक चलता है। और अगर वहाँ चंद्रमा हो, मून, तो ठंडक और इमोशंस लाता होगा ना? सही सोचा। मून एक इमोशनल और केयरिंग पार्टनर देता है, पर जैसे चांद घटता बढ़ता है वैसे ही इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये थोड़े ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। और अगर वहाँ मंगल यानी मार्स हो तो? मार्स तो वॉर और एग्रेशन का ग्रह है। मार्स वहाँ आग और एग्रेशन ले आता है। पैशन बहुत हाई होता है इनमें, लेकिन झगड़े भी बहुत होते होंगे। एकदम, झगड़े बहुत होते हैं और यहीं से मांगलिक दोष की समस्या उत्पन्न होती है। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं होता। बाप रे। चलिए अब थोड़े लाइट प्लैनेट्स की बात करते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी कैसा पार्टनर देता है? बुध एक स्मार्ट, बातूनी और इंटेलिजेंट पार्टनर देता है। इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, फन लविंग होते हैं। पर क्या इनमें कोई मैच्योरिटी इश्यू होता है? हाँ, देखिए, बुध एक युवा राजकुमार की तरह है, तो ये कभी कभी थोड़े चाइल्डिश या बचकाने भी हो सकते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। बुध उस बातूनी दोस्त की तरह है जो हर पार्टी की जान तो होता है, पर वो कभी बड़ा नहीं होना चाहता, उसको बस मजे करने हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसके ठीक ऑपोजिट है बृहस्पति यानी जुपिटर। ओह, जुपिटर तो ज्ञान का ग्रह है ना? हाँ, स्रोत बताता है कि जुपिटर एक बहुत समझदार और सपोर्टिव पार्टनर देता है। ये काफी स्पिरिचुअल या एजुकेटेड होते हैं। एक खुशहाल शादी के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस जुपिटर ही देता है। और रोमांस का ग्रह शुक्र, वो माँ आ जाए तो? शुक्र तो आकर्षण का केंद्र है। पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव और रोमांटिक होता है। स्रोत कहता है कि ऐसे में लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और रिश्ते में एक चार्म बना रहता है। चलिए अब उस ग्रह की बात करते हैं जिससे सब डरते हैं, शनि यानी सैटर्न। शनि क्या करता है शादी के इस घर में? शनि सब कुछ धीमा कर देता है। पार्टनर बहुत सीरियस और मैच्योर होता है। शादी में थोड़ी देरी हो सकती है। पर इनका कमिटमेंट कैसा होता है? लोग कहते हैं शनि वाले वफादार होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है। इनकी बस एक प्रॉब्लम है कि इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, प्यार जताना इन्हें नहीं आता। मतलब शनि एक उस स्ट्रिक्ट लेकिन वफादार गार्डियन की तरह है जो आपसे हर वादा निभाएगा, पर वो आकर आपको गले लगाकर प्यार भरी बातें नहीं कर पाएगा। कमिटमेंट पूरा है पर दिखावा जीरो। बिल्कुल सटीक समझा आपने। अब आखिर में बचते हैं दो शैडो प्लैनेट्स, राहु और केतु। ओहो, राहु, इसका क्या रोल है? राहु अगर 7वें घर में हो तो पार्टनर अनयूजुअल या किसी और बैकग्राउंड का हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। इनमें आकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग होता है शुरुआत में। पर राहु तो इल्यूजन यानी भ्रम के लिए जाना जाता है ना। वही तो प्रॉब्लम है, रिश्ते में हमेशा एक इल्यूजन और कंफ्यूजन रहता है। जो बाहर से दिखता है अंदर से वैसा नहीं होता। और केतु उसका ठीक उल्टा है। केतु क्या करता है? केतु एक डिटैच्ड पार्टनर देता है। वो स्पिरिचुअल या इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे रिश्ते में एक इमोशनल गैप या खालीपन सा फील हो सकता है दूसरे इंसान को। इन सभी प्लैनेट्स को समझने के बाद अब ये सवाल उठता है कि ये प्लैनेट्स न सिर्फ पर्सनालिटी बताते हैं बल्कि ये भी तय करते हैं कि हमारी किसी से मुलाकात कैसे होगी। हाँ, मैरिज का तरीका भी यही तय करते हैं। तो लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज और शादी के प्रॉब्लम्स के क्या सिग्नल्स होते हैं सोत के हिसाब से? देखिए, सोत के मुताबिक अगर शुक्र मजबूत हो, 5वां घर एक्टिव हो और राहु का प्रभाव हो तो लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। 5वां घर रोमांस का होता है। और अरेंज्ड मैरिज के केस में? अरेंज मैरिज में शनि का ठहराव भरा प्रभाव होता है, जुपिटर स्ट्रांग होता है और ओवरऑल प्लेसमेंट थोड़ी ट्रेडिशनल होती है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक पैराडॉक्स दिख रहा है। राहु के बारे में सोचिए, कितना दिलचस्प ग्रह है। कैसे भला? मतलब यही राहु हिम्मत दे रहा है कि जाति, धर्म या समाज की बाउंड्री तोड़ो और लव मैरिज करो।
पर आगे जाकर यही राहु रिश्ते में भ्रम और समस्याएं भी पैदा कर रहा है। ये आपने बहुत गहरी बात नोटिस की है। राहु असल में वही इल्यूजन है, वो गुलाबी चश्मा है जो स्टार्टिंग में सब परफेक्ट दिखाता है, और जब चश्मा उतरता है तब प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे प्रॉब्लम्स कब आती हैं एग्जैक्टली? जब 7th हाउस अफ्लिक्टेड हो, यानी किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, या फिर जब प्रेम का कारक शुक्र बहुत कमजोर हो जाए। तो इसके लक्षण कैसे दिखते हैं रियल लाइफ में? इसके क्लियर सिम्टम्स हैं लगातार झगड़े होना, ट्रस्ट इश्यूज पैदा होना और इंटीमेसी की भारी कमी हो जाना। ये सब अलर्ट साइंस हैं। इन सब चीजों को सुनने के बाद मुझे लगता है किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि क्या ज्योतिष के जरिए हम कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढ सकते हैं? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसे स्रोत तोड़ता है। स्रोत के मुताबिक इस दुनिया में परफेक्ट पार्टनर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, तो फिर फोकस किस पर होना चाहिए? फोकस होना चाहिए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने पर। ज्योतिष सिर्फ ये बताता है कि कैसा पार्टनर मिलेगा और उसकी कमजोरियों और ताकतों को कैसे हैंडल करना है। मतलब खुशहाल शादी का सीक्रेट कुछ और ही है। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि प्यार से ज्यादा कंपैटिबिलिटी जरूरी है, अट्रैक्शन से ज्यादा आपसी समझ चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने ईगो से बड़ा आपका धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। क्या बात है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि जन्म कुंडली कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हवा में घुमाई और एक फ्लॉलेस इंसान मिल गया। बिल्कुल नहीं। ये तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है। जैसे मशीन्स का मैनुअल होता है ना, वैसे ही ये असल जिंदगी के इंसानों को हैंडल करने का मैनुअल है। जीवन साथी तो असल में जिंदगी का एक लेसन लेकर आता है ताकि हम ग्रो कर सके। आपने पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से सम अप किया है। और इससे पहले कि हम आज का ये एपिसोड ये डीप डाइव खत्म करें, मैं स्रोत के एक एडवांस्ड सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो सिर्फ एक्सपर्ट्स देखते हैं। अरे वाह, एडवांस्ड सीक्रेट! मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी। सुनने वाले भी ईगरली वेट कर रहे होंगे। देखिए, जो नॉर्मल जन्म कुंडली हम देखते हैं ना, जिसे D1 चार्ट कहते हैं, वो सिर्फ एक वादा है, एक प्रॉमिस है। शादी की असली हकीकत, उसका रियल रिजल्ट नवामशा चार्ट से पता चलता है, जिसे D9 कहते हैं। तो मतलब D1 सिर्फ ट्रेलर है और D9 पूरी पिक्चर। एकदम सही। स्रोत कहता है कि अगर किसी की कुंडली मजबूत नहीं है तो उन्हें रिश्ता चलाने के लिए बस डबल मेहनत करनी पड़ती है, और अगर चार्ट ऑटोमेटिकली मजबूत है तो रिश्ता नेचुरली स्मूथ चलता है। ये तो बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला थॉट है। आई थिंक इसी बात पर हम सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या आपके रिश्ते इसलिए इजीली चल रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली पहले से मजबूत है, या फिर आप एक कमजोर कुंडली को अपनी उस डबल मेहनत और पेशेंस से प्रैक्टिकली कामयाब बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। वही ना, क्योंकि ज्योतिष का काम दरिया किनारे खड़े करके डराना नहीं है, बल्कि हमें आने वाले कल के लिए तैयार करना है। सही बात। तो इसी उम्मीद और तैयारी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसे सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।